नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। गृह मंत्री अमित शाह आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर जा रहे हैं। वहां वो कूच बिहार जिले में सबसे पहले मदन मोहन मंदिर में दर्शन करेंगे और इसके बाद बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के चौथे चरण की करेंगे शुरुआत। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह उत्तर 24 परगना जिले के ठाकुर नगर में मतुआ समुदाय के गढ़ में जनसभा को भी संबोधित करेंगे। ये रैली ठाकुरबाड़ी मैदान में दोपहर बाद होगी। बंगाल में करीब 70 से ज्यादा सीटों पर मतुआ समुदाय का खासा प्रभाव माना जाता है। बांग्लादेश से आए मतुआ समुदाय के लोग सालों से यहां शरणार्थी के रूप में रह रहे हैं। शाम को अमित शाह कोलकाता में पार्टी के सोशल मीडिया स्वयं सेवकों की बैठक को भी संबोधित करेंगे। लेकिन आज जब पहुंचेंगे वो पश्चिम बंगाल के दौरे पर, तो अमित शाह का जो सबसे पहला कार्यक्रम रहेगा वो रहेगा मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने का। और इस वक्त हमारे साथ दो सहयोगी जुड़ गए हैं। आशिका सिंह हमारे साथ हैं, अमित पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कूच बिहार, अमित पांडे आपकी तरफ रुख करते हुए वहां से इस वक्त क्या अपडेट मिल पा रहा है? कुछ तैयारियां भी पीछे दिखाई दे रही हैं। देखिए, अब से थोड़ी देर में यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह आएंगे और मदन मोहन मंदिर आएंगे, जहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। और हम इस वक्त यहाँ पर मदन मोहन मंदिर से थोड़ी ही दूर उस मैदान में हैं जहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह रैली करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये खास तरीके के जो झंडे हैं वो यहाँ के लोग यहाँ पर लाए हैं और कूच बिहार के झंडों से इनका नाता है। अगर इस पर आप देखें, कूच बिहार राजघराने का जो एक स्मारक है, जो चिन्ह है, वो इन झंडों पर है। तो कूच बिहार को कैसे विकास की गति मिले, किस तरीके से ये अहम है, यहाँ पर इस झंडे के जरिए इन लोग साबित करेंगे। अब जहां तक गृह मंत्री अमित शाह की यात्रा का सवाल है, पहली बार वो यहाँ पर इस इलाके में यात्रा कर रहे हैं। और नॉर्थ बंगाल हमने पिछले लोकसभा चुनाव में भी देखा बीजेपी का गढ़ रहा है, तो इस बार भी पूरी ताकत बीजेपी ने यहाँ पर उत्तर बंगाल के इस महत्वपूर्ण इलाके में झोंक रखी है। बिल्कुल अमित, लौटेंगे आपके पास। बीजेपी ने बंगाल की सभी 294 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लिए 5 चरणों में परिवर्तन यात्रा निकालने का ऐलान किया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने 6 फरवरी को नदिया जिले के नवदीप से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की थी। इसके बाद 3 दिनों के भीतर दूसरी बार बंगाल दौरे पर आए नड्डा ने मंगलवार को 2 और परिवर्तन यात्रा को तारापीठ और झारग्राम से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। इससे पहले 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी भी बंगाल के दौरे पर पहुंचे थे और उन्होंने हल्दिया में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया था। और इस सबके बीच आज अमित शाह पश्चिम बंगाल के दौरे पर जो चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे। आशिका भी हमारे साथ कोलकाता से हैं। आशिका, बताइए जरा वहां से क्या अपडेट मिल पा रहा है, कब तक पहुंचेंगे अमित शाह? देखिए, लगभग दोपहर के बाद ही पहले तो ठाकुर नगर उत्तर 24 परगना के जाएंगे। मतुआ समुदाय के बीच में बहुत ही इम्पोर्टेंट कड़ी है मतुआ समुदाय। इसके पहले भी देखा गया है गृह मंत्री अमित शाह मतुआ समुदाय के साथ वहाँ पर बैठ कर के भोजन भी किया है मतुआ के घर पे। तो आज ये जो बड़ी जनसभा है, इसके पहले जो यात्रा होनी थी गृह मंत्री अमित शाह की कारणों से रद्द हो गई थी, उस दौरान भी उनको ये जनसभा करनी थी जो आज कर रहे हैं। तो सीएए को लेकर के जहाँ एक तरफ टीएमसी सवाल उठा रही है, वहीं बांग्लादेश से आए हुए ये शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी मतुआ, इनके बीच में सीएए को लेकर के जो है वो खास संदेश को लेकर के गृह मंत्री अमित शाह जाएंगे। और वो जो बेल्ट है, मैं आपको ये भी बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के कब्जे में वो बेल्ट रही है, तो उसके बाद आज वहाँ पर जाना बहुत खास होगा। शाम को कोलकाता आएंगे और यहाँ पर भी उनके कार्यक्रम हैं। बिल्कुल आशिका, लौटेंगे आपके पास। अमित शाह आज बंगाल के कूच बिहार में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले वो कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर जाएंगे और पूजा अर्चना करेंगे और इसके बाद वो परिवर्तन यात्रा शुरू करेंगे। मदन मोहन मंदिर करीब 250 साल पुराना है, जिसकी बहुत मान्यता मानी जाती है। और ऐसा ये और कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर में जो पौराणिक काल के शास्त्रों से संबंधित, चाहे वो महाभारत की बात हो या फिर रामायण की बात हो, उससे जुड़ी कहानियों का एक सम्मिश्रण भी इस मंदिर में मिलता है। तो इस मंदिर में जाएंगे अमित शाह, दर्शन करेंगे और उसके बाद वो परिवर्तन यात्रा में शामिल होंगे। गृह मंत्री अमित शाह कूच बिहार के मदन मोहन मंदिर में दर्शन करने आएंगे और कूच बिहार का उनका ये पहला दौरा है। क्यों अहम है मदन मोहन मंदिर, हम आपको बताते हैं। करीब 250
साल पुराना ये मंदिर है और एक बिल्कुल जो कूच बिहार के जो राजा थे उनकी शैली में, उनकी जो कला संस्कृति थी उस शैली में बनाया गया ये मंदिर है और राजवंशी समुदाय से जुड़ा हुआ ये मंदिर है। करीब 2.5 करोड़ राजवंशी समुदाय के लोग असम, नॉर्थ बंगाल में रहते हैं और उनके प्रति ये इस मंदिर में आस्था है और उनको अभी उनके कल्याण से बीजेपी जोड़ती है अपने अभियान को, चुनाव प्रचार अभियान को। नॉर्थ बंगाल में, उत्तर बंगाल में पिछले चुनाव में खासी सफलता बीजेपी को मिली थी। 8 में से 7 लोकसभा सीटें बीजेपी को मिली थी। इसके अलावा 54 विधानसभा क्षेत्र हैं। बीजेपी की यही कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो सीटें हैं वो जीत सके। कूच बिहार राजघराने से जुड़े अन्य देवी देवता थे, उनके मंदिर है यहाँ पर और जो कोई भी काम यहाँ पर होता है, शुभ काम होता है, तो यहाँ पर सबसे पहले यहीं का दर्शन किया जाता है। बेहद अहम मंदिर है, यहाँ पर आस्था लोगों की है और अब यहीं से गृह मंत्री अमित शाह अपने चुनाव प्रचार अभियान का आगाज करेंगे और यहाँ के समुदाय के लोगों से अपने आप को, अपनी पार्टी को जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमित, आपके पास ही आती हूँ क्योंकि अभी आपकी रिपोर्ट देखी कई खासियत बताते हुए कि किस तरीके से कूच बिहार अहम है। जरा बताइए तो, जब मंदिर, क्योंकि आप वहां पर मौजूद हैं, मंदिर में क्या तैयारियां अमित शाह के दौरे को लेकर और मंदिर की खासियत क्या है, क्यों यहां पर अमित शाह आएंगे, दर्शन करेंगे? क्योंकि हमने उनके पिछले दौरों में लगातार देखा है, आते हैं मंदिर के साथ अपने दौरे की शुरुआत करते हैं। देखिए, गृह मंत्री अमित शाह थोड़ी देर में मदन मोहन मंदिर पहुंचेंगे और जो कूच बिहार का राजघराना है उसने अब इस मंदिर का निर्माण करवाया था और पूरा जो इलाका है कूच बिहार का इलाका, अगर हम देखें तो ये जो इनका जो एम्बलम है, ये अगर हम देखें तो ये इनका निशान है और इसी को लेकर यहाँ पर जिक्र है और उस मंदिर में लोग जो भी कोई शुभ काम होता है आते हैं, दर्शन करते हैं। जहाँ तक राजवंशी समुदाय का सवाल है, बड़ी तादाद में कूच बिहार में लोग रहते हैं और पिछली बार भी बीजेपी ने अपने चुनाव प्रचार अभियान में उस समुदाय के लोगों के उत्थान की बात की थी और अब फिर यहाँ पर इस बार भी उस मंदिर से दर्शन करके यही वो दिखाएंगे कि हम इस समुदाय से जुड़े हैं, उसके कल्याण के लिए, उसके उत्थान के लिए हम काम करेंगे। और कोई भी बड़ा नेता हो, केवल बीजेपी नहीं, कोई भी बड़ा नेता हो, जब वो आता है, अगर कूच बिहार आता है तो मदन मोहन मंदिर जरूर वहाँ पर उनके दर्शन करते हैं और उसकी आस्था, भगवान वहाँ के देवी देवता के लिए अपनी आस्था वहाँ पर वो दिखाते हैं। अमित, लौटेंगे आपके पास। गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन बंगाल पर हैं और बीजेपी ने दावा किया है कि बंगाल में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। गृह मंत्री अमित शाह के बंगाल दौरे में उत्तर बंगाल वो पहली बार कूच बिहार के इलाके में आ रहे हैं और क्यों ये दौरा महत्वपूर्ण है, हमारे साथ कूच बिहार के सांसद निशित प्रामाणिक हैं, हम उनसे बात करते हैं। सर, इस सीमावर्ती जिले में गृह मंत्री आ रहे हैं, मकसद क्या है? देखिए, पहली बात तो ये है कि बंगाल में गृह मंत्री जी की जितनी सभाएं हुई है, जितनी बार भी बंगाल की दौरा हुई है गृह मंत्री की दौरा, उतनी बार यहाँ पर भाजपा वरिष्ठ हुआ है, उतनी बार यहाँ पर भाजपा की जो संगठन है वो स्ट्रांग हुआ है और लोगों की विश्वास भाजपा के ऊपर और भी बढ़ता गया है। और 11 तारीख का जो कार्यक्रम है, परिवर्तन यात्रा की जो शुरुआत है, जो प्रारंभ है, वो ये कूच बिहार की ऐतिहासिक मदन मोहन बाड़ी से हो रहा है और मदन मोहन बाड़ी में पूजा करने के बाद कूच बिहार की ऐतिहासिक रासमेला ग्राउंड से ये जो यात्रा है ये शुरू होने वाला है और इसका शुभारंभ करने के लिए, इसका प्रारंभ करने के लिए माननीय गृह मंत्री जी अमित शाह जी कूच बिहार में पहली बार बता रही है। पश्चिम बंगाल में इस साल विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां सियासी संग्राम तेज हो चुका है। बीजेपी ने बंगाल में 200 प्लस सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। बीजेपी के बड़े नेता बंगाल का लगातार दौरा कर रहे हैं। बीजेपी बंगाल में परिवर्तन यात्रा निकाल रही है और इसकी शुरुआत बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की थी, जबकि पीएम मोदी ने 7 फरवरी को हल्दिया का दौरा किया था और बंगाल को कई योजनाओं की सौगात दी थी। वहीं अमित शाह आज बंगाल के कूच बिहार के दौरे पर आने वाले हैं, जहां वो परिवर्तन यात्रा के 4थे चरण की करेंगे शुरुआत।
तो 7 फरवरी को प्रधानमंत्री मोदी हल्दिया पहुंचे थे, जनसभा को संबोधित किया था। मां माटी मानुष को लेकर ममता बनर्जी पर जोरदार हमला, उनकी तरफ से कई योजनाओं की सौगात और ये भरोसा देते हुए कि जिन योजनाओं से यहां के किसान, पश्चिम बंगाल के किसान वंचित रहे हैं, गरीब वंचित रहे हैं, उन योजनाओं का लाभ कैबिनेट सरकार बनते ही पहली कैबिनेट की बैठक में पहला फैसला यही होगा, भरोसे में लेते हुए इस बात का ऐलान प्रधानमंत्री मोदी ने किया। 9 फरवरी को कल हमने देखा बीरभूम और झाड़ाग्राम से जेपी नड्डा ने दूसरे और तीसरे चरण की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की और आज चौथे चरण का जो आगाज है वो कूच बिहार से अमित शाह करेंगे। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक रैली में दावा किया कि वो अपने रहने तक बीजेपी को बंगाल में नहीं आने देंगी। दिल्ली থেকে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, গুজরাট থেকে বসে বাংলাকে কন্ট্রোল করবে, রিমোট কন্ট্রোলে চালাবে আর খুন খারাপির দাঙ্গার এনপিআর আর এনআরসি করবে। আমরা বলছি সম্ভব নয়, জীবন থাকতে বিজেপিকে অ্যালাউ করব না। गांव की एक कहावत है, आज तानाशाह लोकतंत्र की बात कर रहा चोर छोरी के खिलाफ। ममता बनर्जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके राज्य में चुने हुए पंचायतों के मुखिया और उन लोगों की हत्या हो रही है, पेड़ में लटका दिए जा रहे हैं जो उनके खिलाफ बोल रहा है। वो तो एक्ट ऐसे करती हैं जैसे किम जोंग एक्ट करता है और दूसरों को सलाह दे रही हैं। तो पहले ममता की तरफ से हमला और उसके बाद पलटवार बीजेपी की तरफ से गिरिराज सिंह कर रहे थे। आशिका हमारे साथ लगातार बनी हुई कोलकाता से। आशिका, वक्त क्या रखा गया, क्या तय कार्यक्रम है जब अमित शाह वहां पहुंचेंगे और फिर उसके बाद वहां पर आगे का कार्यक्रम? आप बता रही कि मथुआ समुदाय से पहले मिलेंगे, तो क्या उसके बाद कूच बिहार की तरफ रुख होगा उनका? बिल्कुल, सबसे पहले ठाकुर नगर जाएंगे। देर दोपहर को करीब 3:30 बजे के आसपास यहाँ पर आने का कार्यक्रम है, जहाँ पर मथुआ समुदाय के बीच एक बड़ी जनसभा जो पिछली बार नहीं हो पाई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया, उसमें शामिल होंगे। मथुआ समुदाय बहुत ही बड़ी, ये कह सकते हैं कि उत्तर 24 परगना जो जिला है, रीढ़ की हड्डी है हिंदू वोटों की। वहाँ पर ये शरणार्थी हैं जो बांग्लादेश से आए हैं, तो उनके बीच आज गृह मंत्री जाएंगे और उसके बाद सीधे कोलकाता का रुख करेंगे, जहाँ पर यहाँ पर जो आईटी सेल के कार्यकर्ता हैं उनको संबोधित करेंगे। लौटेंगे आशिका आपके पास। तो आज पश्चिम बंगाल के दौरे पर अमित शाह और आज चौथे चरण की परिवर्तन यात्रा का आगाज कूच बिहार से करेंगे। मथुआ समुदाय से भी वो मिलेंगे। पिछले साल भी मथुआ समुदाय के लोगों से उन्होंने मुलाकात की थी, उनके घर पर खाना खाया था, क्योंकि बेहद अहम माना जाता है बंगाल की राजनीति में मथुआ समुदाय को, और इस लिहाज से ये दौरा बेहद अहम, ये मुलाकात बहुत अहम होने वाली है। और आइए बढ़ते आगे। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के विकास में सरकारी कंपनियों के साथ ही निजी कंपनियों की भूमिका भी अहम बताई। एक दिन पहले पीएम ने लोकसभा में निजीकरण का विरोध करने वालों को निशाने पर लेते हुए उन्होंने टेलीकॉम सेक्टर का उदाहरण देते हुए निजीकरण के फायदे भी गिनाए और ये साफ कर दिया कि सरकार का फोकस देश को संतुलित विकास की ओर ले जाना है। मैं कांग्रेस के साथियों को याद दिलाना चाहता हूं कि देश के लिए पब्लिक सेक्टर जरूरी है, तो प्राइवेट सेक्टर का भी भागीदारी उतनी ही आवश्यक है। सरकार ने मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित किया, प्राइवेट पार्टियां आई, मैन्युफैक्चरर्स आए। आज गरीब से गरीब परिवार तक स्मार्टफोन पहुंच रहा है। टेलीकॉम में स्पर्धा को प्रोत्साहित किया गया, तो मोबाइल पर बात करना करीब करीब 0 हो गया और डेटा भी दुनिया में सबसे सस्ता आज हिंदुस्तान में है। यहां तक कि हमारी फार्मा इंडस्ट्री, हमारे वैक्सीन निर्माता, क्या ये सारे सरकारी हैं क्या? आज मानवता के काम अगर भारत आ रहा है तो हमारे इस प्राइवेट सेक्टर का भी बहुत बड़ा रोल है, प्राइवेट एंटरप्राइज का रोल है। और हमें हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा होना चाहिए, हमारे देश के नौजवानों पर भरोसा रखना चाहिए। इस प्रकार से कोसते रहेंगे, उनको नीचा दिखाते रहेंगे और हम किसी भी प्राइवेट एक्टिविटी को नकार देंगे। कोई जमाना होगा जब कुछ सरकार करेगी, उस जमाने में जरूर होगा, किया होगा। आज दुनिया बदल चुकी है, समाज की अपनी ताकत है, देश के अंदर ताकत है, हर एक किसी को अवसर मिलना चाहिए
और उनको इस प्रकार से बेईमान घोषित करना, उनके लिए गंदी भाषा का प्रयोग करना, ये कल्चर किसी जमाने में वोट पाने के लिए काम आया होगा, आज वो आने वाला नहीं है। कृपा करके हम, और मैंने लाल किले पर से बोला, वेल्थ क्रिएटर भी देश को जरूरी होते हैं, तभी तो वेल्थ बांटेंगे। गरीब तक वेल्थ बांटेंगे कहां से, रोजगार देंगे कैसे, और सब कुछ बाबू ही करेंगे। आईएएस बन गया मतलब वो फर्टिलाइजर का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया तो वो केमिकल का कारखाना भी चलाएगा, आईएएस हो गया वो हवाई जहाज भी चलाएगा। ये कौन सी बड़ी ताकत बना के रख दी है हमने। बाबुओं के हाथ में देश दे करके हम क्या करने वाले हैं। हमारे बाबू भी तो देश के हैं, तो देश का नौजवान भी तो देश का है। हम हमारे देश के नौजवानों को जितना ज्यादा अवसर देंगे, मुझे लगता है उसको उतना ही लाभ होने वाला है। पीएम मोदी ने कृषि सुधार कानून का विरोध करने वालों पर बड़ा हमला बोला। लोकसभा में बोलते हुए प्रधानमंत्री ने विरोधियों की उस आलोचना का भी जवाब दिया जिनमें यह तर्क देने की कोशिश की गई थी कि जब किसानों ने कृषि कानून मांगे नहीं तो सरकार ने बनाए क्यों। मैं हैरान हूं, पहली बार एक नया तर्क आया इस सदन में कि भाई हमने मांगा नहीं था तो दिया क्यों, हमने मांगा नहीं तो दिया क्यों। पहली बात है कि लेना न लेना आपकी मर्जी है, किसी ने किसी के गले मड़ा नहीं है, ऑप्शनल है, एक व्यवस्था है, और देश बहुत बड़ा है। हिंदुस्तान के कुछ कोनों में इसका लाभ होगा, हो सकता है किसी एक आध कोने में न भी हो, लेकिन ये कंपलसरी नहीं है। और इसलिए मांगा और दिए का मतलब नहीं होता है। लेकिन मैं फिर भी कहना चाहता हूं, इस देश में माननीय अध्यक्ष जी, दहेज का कानून, दहेज के खिलाफ कानून बने, ये इस देश में कभी किसी ने मांग नहीं की थी, फिर भी देश की प्रगति के लिए कानून बना था। माननीय अध्यक्ष जी, ट्रिपल तलाक, इसके खिलाफ कानून बने, ये किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक है, इसलिए कानून हमने बनाए हैं। हमारे यहाँ बाल विवाह पर रोक, किसी ने मांग नहीं की थी कानून बनाओ, फिर भी कानून बने थे, क्योंकि प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है। शादी की उम्र बढ़ाने के निर्णय किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन प्रगतिशील विचार के साथ वो निर्णय बदलने पड़ते हैं। बेटियों को संपत्ति में अधिकार किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन एक प्रगतिशील समाज के लिए आवश्यक होता है, तब जाकर के कानून बनाया जाता है। शिक्षा को अधिकार देने की बात किसी ने मांग नहीं की थी, लेकिन समाज के लिए आवश्यक होता है, बदलाव के लिए आवश्यक होता है, तो कानून बनते हैं। क्या कभी भी इतने सुधार हुए, सब बदलते हुए समाज ने इसको स्वीकार किया कि नहीं किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना संकट के दौरान भारत की पहल की तारीफ करते हुए कहा कि कोरोना संकट के बाद बने हालात में भारत दुनिया से कटकर नहीं रह सकता। उन्होंने भारत की नई भूमिका में आत्मनिर्भर भारत मुहिम को बेहद अहम बताया। कोरोना के दरमियान भारत ने जिस प्रकार से अपने आप को संभाला और दुनिया को संभालने में मदद की, एक प्रकार से टर्निंग पॉइंट है। जिस भावनाओं को लेकर के, जिस संस्कार को लेकर के वेद से विवेकानंद तक हम पले बढ़े हैं, वो है सर्वे भवन्तु सुखिनः। ये सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, ये कोरोना कालखंड में भारत ने इसको करके दिखाया है। और भारत ने एक आत्मनिर्भर भारत के रूप में जिस प्रकार से एक के बाद एक ठोस कदम उठाए और जन सामान्य ने उठाए, लेकिन हम उन दिनों को याद करें कि जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, दो विश्व युद्ध ने दुनिया को झकझोर दिया था। मानव जात, मानव मूल्य संकट के घेरे में थे, निराशा छाई हुई थी। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पोस्ट वर्ल्ड वॉर एक दुनिया में एक नया ऑर्डर, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, उसने आकार लिया।
शांति के मार्ग पर चलने के शपथ हुए। सैन्य नहीं सहयोग, इस मंत्र को लेकर के दुनिया के अंदर विचार प्रबल होते गए। यूएन का निर्माण हुआ, इंस्टीट्यूशंस बनी, भांति भांति के मैकेनिज्म तैयार हुए ताकि विश्व को पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक सुचारू ढंग से शांति की दिशा में ले जाया जाए। नफरत भरे ट्वीट के मामले में केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया वेबसाइट ट्विटर को कड़ी फटकार लगाई। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और ट्विटर के अधिकारियों की बैठक में सरकार ने ट्विटर को भारतीय कानूनों का पालन करने के निर्देश दिए। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने साफ कहा कि भारत बोलने की आजादी और आलोचना का सम्मान करता रहा, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। केंद्र सरकार ने कड़े शब्दों में कहा कि ट्विटर को भारत के कानून और लोकतांत्रिक संस्थाओं का सम्मान करना ही होगा। ये सारा विवाद एक आपत्तिजनक हैशटैग के साथ किए गए ट्वीट को लेकर हुआ। सरकार की दलील है कि उन ट्वीट में उकसाने वाली बातें की गई थीं। उन ट्वीट्स में आपत्ति जताते हुए केंद्र सरकार ने ट्विटर अकाउंट के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, लेकिन ट्विटर ने कुछ अकाउंट पर कार्रवाई की और कुछ पर नहीं, जिस पर केंद्र सरकार ने सख्त ऐतराज जताया। ट्विटर के अधिकारियों के साथ हुई बैठक में सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के सचिव ने कहा कि अमेरिका में कैपिटल हिल के मामले में तो ट्विटर ने फौरन कार्रवाई की थी, लेकिन लाल किला मामले की ट्विटर ने दोहरी रणनीति अपनाई। केंद्र सरकार ने दोनों घटनाओं पर ट्विटर के दोहरे मापदंड को लेकर भी नाराजगी जताई। केंद्र ने ट्विटर से कहा है कि भारत में शांति और सौहार्द खराब करने की ऐसी हरकतों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ट्विटर को ऐसे मामले में कड़ी कार्रवाई करनी ही होगी। संदीप पोल इस वक्त हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। ये जो बातचीत हुई है, जो बैठक हुई है ट्विटर के अधिकारियों और सूचना प्रसारण मंत्रालय के बीच, प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बीच, जरा बताइए संदीप, क्या रहा इस बैठक में और इस बैठक के बाद अब क्या असर? कल शाम को तकरीबन 7:30 बजे ये बैठक होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। जिस तरीके से पिछले दिनों ट्विटर और सरकार के बीच में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई थी, उसको कहीं ना कहीं साफ करने की कोशिश की गई। सरकार ने अपना रुख बिल्कुल साफ कर दिया है कि ट्विटर को दोहरा मापदंड नहीं अपनाना है, यानी कि अमेरिका के कैपिटल हिल में जिस तरीके की स्थितियां बनी, उसके बाद ट्विटर ने तुरंत जो है कार्रवाई करते हुए कई सारे कदम उठाए। लेकिन जब लाल किले में इस तरीके की स्थितियां बन रही थी, उस वक्त उसने कोई कदम नहीं उठाए। भारत सरकार की तरफ से तकरीबन 1200 ऐसे ट्विटर अकाउंट हैंडल्स दिए गए थे जिनको कि बंद करने के लिए कहा गया था, जो कि उन्माद फैलाने का काम कर रहे थे, अलग अलग हैशटैग से जो है प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे। उसमें से सिर्फ 500 को ही उसने ट्विटर ने ब्लॉक किया और उसके बाद जो है कुछ दिनों बाद उसको ओपन भी कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि ये नाराजगी की वजह थी और ट्विटर जो है वो मानने को राजी नहीं हो रहा था। लेकिन कल आईटी के सचिव ने सीधे तौर पर साफ कर दिया, स्पष्ट कर दिया है कि भारत में अगर उनको अपने बिजनेस को चलाना है, बढ़ाना है, तो भारतीय कानून के तहत उनको कार्रवाई करनी होगी। जिसके बारे में बताया जा रहा है कि ट्विटर ने भी माना कि वो जो है इन सब चीज़ों को मानने के लिए तैयार है। लेकिन इतना तो साफ हो गया, भारत की सरकार ने पूरी तरह से सख्त रवैया अपनाया है और जिस तरीके से बैठक में ट्विटर के अधिकारियों को भारतीय सरकार ने लताड़ा है, वो साफ जाहिर कर देता है कि कैसे ट्विटर पिछले दिनों कार्रवाई कर रहा था अमेरिका की तरफ। संदीप, हमारे साथ न्यूज़रूम से हमारे वरिष्ठ सहयोगी अमिताभ सिन्हा भी इस वक्त जुड़ गए हैं। अमिताभ जी, ये सख्ती जरूरी थी। हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद से मिलना चाहते थे ट्विटर के अधिकारी, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया और बोला कि पहले अधिकारियों से बात कीजिए। बिल्कुल, ये जो तनातनी थी, ये द्वंद्व था, काफ़ी दिनों से चल रहा था सरकार और ट्विटर के बीच। आईटी मंत्रालय रविशंकर प्रसाद की तरफ से लगातार नोटिस जा रहे थे ट्विटर को पिछले 1 साल से कि तमाम एक्टिविटीज़ को लेकर, चाहे धारा 370 के ऊपर ट्वीट्स का मामला हो, चाहे कैपिटल हिल और यहाँ 26 जनवरी को हुए के मामले का मामला हो, ये लगातार ये द्वंद्व चला रहा था और ट्विटर नोटिस का जवाब नहीं दे रहा था। और भारत सरकार को लग रहा था कि देश विरोधी ट्विटरों को बढ़ाने में, ट्विटर को रोकने में ट्विटर कोई पहल नहीं कर रहा। और उसी का हिस्सा ये है कि अब ट्विटर को ये सीधा सख्त संदेश दे दिया गया है कि या तो आप इन सब पर कार्रवाई कीजिए, नहीं तो आपके टॉप एग्जीक्यूटिव्स को भी भारतीय कानून के हिसाब से अंदर किया जा सकता है, कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। और इसकी सबसे दूसरी कार्ड जो मैं छोटे में बता दूं, एक नया आत्मनिर्भर भारत के तहत कू नाम का एक ऐप डेवलप किया गया है, जिसको लेकर भारत सरकार काफी आगे बढ़ रही है, मंत्री उस पर आ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एक ट्विटर की कार्ड के लिए एक आत्मनिर्भर भारत की बिल्कुल आपकी तरफ से बहुत बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को भी बता दें कि ट्विटर के जवाब में स्वदेशी माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म कू तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक प्रतियोगिता के बाद कू को माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म के तौर पर चुना था। ट्विटर के साथ जारी विवाद के बाद केंद्रीय मंत्री और कई जानी मानी हस्तियां कू को तरजीह दे रही हैं। लाखों फॉलोअर वाले केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, पीयूष गोयल और स्मृति ईरानी ने कू प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है। कई अहम मंत्रालय भी कू पर आ गए हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में अभी करीब 30 लाख लोग कू ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं। बच्चे चाहें तो देश बदल दें, बच्चे चाहें तो नदी की धारा को मोड़ दें। ऐसे ही कुछ अद्भुत यंग जीनियस के साथ नेटवर्क 18 दिखा रहा है एक अनोखा शो बायजूस यंग जीनियस। 13 फरवरी को शाम के 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर देखिए 3 जीनियस एक साथ। तीनों आज के आर्यभट्ट कहे जा रहे हैं। सिर्फ 11 साल का जयादित्य शेट्टी मुंबई में रहता है, लेकिन उसे जानती है पूरी दुनिया क्योंकि उसके नाम 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं। 2019 में उसने मैथ्स, मेंटल मैथ्स और स्पीड रीडिंग से जुड़ी सबसे प्रतिष्ठित चैंपियनशिप मेमोरियाट टर्की ओपन चैंपियनशिप जीती। उसके मुकाबले में थे 13 देशों के 168 चेहरे। जयादित्य खुद को एथलीट की तर्ज पर मैथलीट कहता है। सिर्फ 15 साल का चिराग राठी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के गरीब परिवार का विलक्षण बच्चा है। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाला चिराग नंबर किंग है। 20 करोड़ तक कोई भी नंबरों का जोड़, घटाना और मल्टीप्लाई का काम कैलकुलेटर से भी तेज करता है। 100 करोड़ तक के पहाड़े उसकी जुबान पर हैं। पलक झपकते ही स्क्वायर या स्क्वायर रूट, क्यूब और क्यूब रूट बता देता है। वहीं मुंबई की सिर्फ 10 साल की अवंतिका कांबली भी मैथ्स चैंपियन है। 6 डिजिट इम्परफेक्ट स्क्वायर रूट्स की किड्स कैटेगरी में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाल ही में दुबई में मेंटल मैथमेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप में उसने यंगेस्ट अचीवर्स अवार्ड जीता। अवंतिका आंखों पर पट्टी बांधकर 20 सेकंड से भी कम वक्त में रूबिक क्यूब की पहेली को सुलझा चुकी हैं। मेंटल मैथ्स के तीनों गुरु एक साथ एक जगह होंगे और वो मंच होगा बायजूस यंग जीनियस का। 3 मैथ्स गुरुओं का हुनर देखिए 13 फरवरी शाम 7 बजे न्यूज 18 इंडिया पर।